प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम जनसंचार माध्यम में आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने जनसंचार के तत्व पढ़े। अब जनसंचार के कार्य हम पढ़ेंगे कि जनसंचार के क्या कार्य हैं। तो जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, जैसे सूचना देना। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें इसके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। भाई, जनसंचार माध्यम से ही, चाहे वो टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, रेडियो हो, हमें विश्व में होने वाली घटनाओं के बारे में इन्हीं के माध्यमों से जानकारी प्राप्त होती है। और हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। जैसे आज ऑनलाइन जो शॉपिंग का क्रम चला है, तो वो भी जनसंचार का ही एक हिस्सा है। और इसके बाद अगला कार्य है शिक्षित करना। तो जनसंचार माध्यम जो है सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं कि जैसे हमें गुणवत्तापूर्ण या गुणवत्ता को जानकर समझकर ही सामानों की खरीदारी करनी चाहिए, या क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में हमें जनसंचार माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई, क्योंकि संसद में होने वाले अब तो लाइव जो चीज़ें संसद में चल रही हैं, उसका सीधा प्रसारण हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ शिक्षित करने से आशय मतलब जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने से है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से है। शिक्षित और साक्षर दोनों में अंतर होता है। साक्षर का मतलब केवल अक्षरों को जानना, जबकि शिक्षित का तात्पर्य ही यही है कि अक्षरों को केवल जानने से मतलब नहीं है, बल्कि अक्षरों के उन मर्मों को भी वह समझ सके, उसको अपने जीवन में धारण कर सके। तो शिक्षित होने से तात्पर्य है कि वह देश दुनिया से परिचित हो सके और उसके प्रति अपना जो व्यवहार है वह परिवर्तित कर सके। और इसके बाद अगला कार्य है जो मनोरंजन करना। तो जनसंचार माध्यम के द्वारा मनोरंजन के प्रमुख जो साधन हैं, सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताब आदि, ये इनके द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। मनोरंजन का इस समय प्रमुख साधन जनसंचार माध्यम हो चुका है। एजेंडा तय करना, एजेंडा भी तय किया जाता है जनसंचार माध्यम के द्वारा। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे की प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे कोई घटना घटित हुई और उसको समाचार चैनल वाले इतना अधिक दिखाने लगे कि उस घटना के प्रति सरकार का दृष्टिकोण या सरकार आकृष्ट होती है और उस घटना को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करती है। निगरानी करना, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। जैसे कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे मीडिया अगर है तो वो कवरेज के द्वारा जो है उस गड़बड़ी को सरकार के दिमाग में या जनता के संज्ञान में लाती है, तो सरकार मजबूर हो जाती है कि उस पर वह कार्रवाई करे। अगला है विचार विमर्श के मंच। तो जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच
उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे कई समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। अब भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, तो भाई भारत में जनसंचार माध्यमों का अगर विकास हम परंपरागत रूप में लें तो भाई नारद मुनि, जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से सबसे बड़े पत्रकार थे, वो सूचनाओं को इस लोक और परलोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों तरफ विचरण करते थे वो। तो विकास की अगर भूमिका देखा जाए तो भारतवर्ष में वो प्राचीन काल से हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद आप संजय एकमात्र उदाहरण हैं, एकमात्र नहीं प्रमुख उदाहरणों में से एक हैं, जो महाभारत काल में धृतराष्ट्र और गांधारी को जो युद्ध की जो भी घटनाएं होती थी उसका सजीव वर्णन वह करते थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो वो जनसंचार का परंपरागत माध्यम के रूप में हम उसको देख सकते हैं। परंपरागत में जब पहले मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले लोग घुड़सवार संदेश वाहक होते थे, चाहे पैदल होते थे, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते थे। कबूतर पाले जाते थे, कई जानवर थे जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाते थे। उसके बाद पत्रों का माध्यम चला तो डाक आया, उसके बाद तार आया, तो तार के बाद फिर जो है आधुनिक माध्यम आए। तो आधुनिक माध्यम में आप बहुत है, हमारे पास है पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है और इंटरनेट है। ये प्रमुख जो है आधुनिक माध्यम है जनसंचार के। समाचार पत्र पत्रिकाएं जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। तो पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र जो है वो जनसंचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं पहले से, और आज भी ये उतने ही प्रासंगिक है। अब भी आज़ादी के पूर्व इनका महत्वपूर्ण कार्य जो था वो लोगों को जागरूक करना था, लोगों को एकजुट करना था। अंग्रेज़ों के खिलाफ या जो अंग्रेज़ों का जो शोषण या अत्याचार हो रहा था उनको जनमानस तक पहुंचाने में पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही महत्व था। आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद इनका जो कार्य हुआ वो देशभक्ति से अधिक ओतप्रोत था, लेकिन बाद में इनमें भी व्यावसायिकता यानी जो व्यावसायिक हित साधने की बात हो गई। तो आज जो है इनका एकमात्र लक्ष्य जो है वो व्यावसायीकरण ही है, व्यावसायिक हित ही हो चुका है। अगर हम भारत में समाचार पत्र की बात करें या विश्व की बात करें तो विश्व में करीब अखबारी पत्रकारिता का अस्तित्व जो है वो 400 साल से अभी तक 400 साल से यह कार्य चल रहा है। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता नाम है, से निकला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र या पहला समाचार पत्र हम कह सकते हैं उदंत मार्तंड
भी कोलकाता या कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। हिंदी का भारत का पहला 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुआ था, लेकिन जो हिंदी का पहला समाचार पत्र या साप्ताहिक पत्र हम कह सकते हैं वो 1826 ईस्वी में उदंड मार्तंड के नाम से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। ये पत्र पत्रिकाएं उस समय की हैं। ये सभी आपके सामने जो है, इसमें आप देखिए आज़ादी के दिन का हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान ये है, यह आज़ादी के दिन का है। इसमें आप देख सकते हैं नई दिल्ली सरकार, फ्राइडे अगस्त 14 1947, ये स्पष्ट रूप से यहाँ। और जो है हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती पत्रिका, जो काफ़ी लेखकों ने इसका संपादन किया है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका का पहला अंक, 20वीं सदी के साप्ताहिक बदलाव का मुख्य पत्र मतवाला, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित जुलाई 1947 का विशाल भारत। तो ये सब उस समय के या आज़ादी के समय के ये पत्र पत्रिकाएं हैं। तो हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबार और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। इस तरह हम देखेंगे तो पत्र पत्रिकाओं का जो महत्वपूर्ण योगदान आज़ादी के समय आज़ादी के आंदोलन को गति देने में अधिक रहा, और भारत को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। और आपको यह भी ज्ञात होगा कि या आपने अभी तक पढ़ा भी होगा कि पत्रिकाएं कुछ ऐसी रहती थी जिनको अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता था, क्योंकि वह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कार्य करती थी। आप हिंदू पंच के बलिदान अंक के बारे में पढ़े होंगे, जो 9वीं कक्षा में आपका नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, उसमें चपला देवी के बारे में जो लिखा गया है, तो हिंदू पंच के बलिदान अंक का था, तो उसको भी जब्त कर लिया गया था। आज़ादी के बाद उसको पुनः प्रकाशित कराया गया था। तो ये सब जो है पत्रकारिता के या समाचार पत्र पत्रिकाओं का हिस्सा था। 1780 में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला अखबार बंगाल गजट, ये भारत का पहला अखबार था। और हिंदी का पहला जो था वो उदंड मार्तंड, जो 1826 में, ये भी बंगाल से ही, कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हम रेडियो, टीवी, इंटरनेट के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करिए। कुछ छाया प्रतियाँ मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको पहुंच जाएंगी, किंतु वह पहुंच नहीं पाई, उसका मुझे खेद है। मैं इस बार अवश्य उसको छाया प्रति आपको भेज दूंगा, जिसको आप पढ़ेंगे तो कुछ और लाभ होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।